इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, क्या आपने इस टर्म का नाम सुना है? पता है क्या है ये चीज़? एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और आप जेड नाम का एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो जेड नाम का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर सरकार ने ये तय किया है, जीएसटी काउंसिल ने ये तय किया है कि इसके ऊपर 5% जीएसटी का रेट लगाया जाएगा। लेकिन ये जो Z है, इसको बनाने के लिए आपको दो प्रोडक्ट्स चाहिए, एक है Y और एक है X। अब X जो है, इसके ऊपर आप 18% ड्यूटी पे करते हैं। जब आप ये रॉ मटेरियल किसी दूसरी फैक्ट्री से मंगाएंगे तो वो जो आपको बिल देगा तो उसके ऊपर सरकार ने 18% ड्यूटी रखी है। और जो Y प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि वो भी जब आप दूसरी फैक्ट्री से मंगवाते हैं तो इसके ऊपर आप 10% जीएसटी पे कर रहे हैं। तो टोटल आपने कितनी जीएसटी पे की? 28%। और जब आप अपना फाइनल प्रोडक्ट X और Y मिलाकर Z बनाते हैं तो कस्टमर आपको कितनी ड्यूटी पे कर रहा है? सिर्फ 5%। तो इश्यू क्रिएट हुआ ना यहाँ पर कि फाइनल कस्टमर ज्यादा ड्यूटी पे करे, या फिर जो प्रोडक्ट है उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मिला ले आप, उसके ऊपर अलग अलग जो भी ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज जो है वो फाइनल प्रोडक्ट से कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो फिर इश्यू क्रिएट होगा। दिस इज inverted duty structure. It arises when the tax of inputs and intermediaries, यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर टैक्स जब ज्यादा होता है आपके फाइनल प्रोडक्ट से, तो ये इश्यू क्रिएट होता है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले वेलकम टू फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस ऑफ क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 22 फरवरी 2022 है। आज हम 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक है फॉरेन यूनिवर्सिटीज गेट टैक्स रेडी फॉर डिजिटल मनी, और लास्ट में इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग के बारे में बात करेंगे। ये नीति आयोग के सीईओ का एक स्टेटमेंट आया है। यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया सोशल मीडिया। डियर फ्रेंड्स, लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं? ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। डू चेक आउट माई पॉडकास्ट एज वेल। इसका नाम है क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। मेरी 2 यूट्यूब की चैनल्स हैं, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर आंसर एज वेल एज योर रिव्यू अबाउट दिस सीरीज इन द कमेंट सेक्शन। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो सोच रही थी, दिसंबर की बात है, दिसंबर 2021 की बात है, आज से लगभग 2 महीने पहले जीएसटी काउंसिल ऐसा प्लान बना रही थी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो जीएसटी लगती है तो उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए, 5% से उसको 12% किया जाए। लेकिन फिर इस इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया और फिर सरकार ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सरकार फिर से इसमें एक बदलाव करना चाहती है, और इसके पीछे मेन रीजन क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसको अगर हमने करेक्ट नहीं किया तो फिर इस क्षेत्र में यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नया इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ पाएगा, और इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आएगा तो ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक्सपांड नहीं होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बाद सरकार चाहती है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो भी एक नई रफ्तार पकड़े, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। बांग्लादेश जो है वो अब हमसे आगे निकल चुका है। दूसरे देश जैसे कि कंबोडिया, वियतनाम और दूसरे भी ऐसे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, पाकिस्तान से भी कपड़ों की मार्केट में कंपटीशन है। तो हमारे यहाँ पर जो भी ऐसे इश्यूज चलते हैं जैसे कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला इश्यू है, तो इसको अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में हम टिक कैसे पाएंगे? तो एक लंबे समय से ये इश्यू जो है खास करके सिंथेटिक टेक्सटाइल सेगमेंट में ये आईडीएस का इश्यू चल रहा है। अब देखिए, मैन मेड फैब्रिक जो है उसके ऊपर सरकार 18% ड्यूटी लगाती है, यान के ऊपर 12% और फैब्रिक्स जो है उसके ऊपर 5%। इसको सरकार चेंज करना चाहती है। इसके ऊपर जो वेस्ट बंगाल के एक मिनिस्टर हैं जिनका फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इन्होंने पत्र लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर को और उन्होंने ये बताया कि अगर आप जीएसटी का रेट इंक्रीज करेंगे तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कीमत 6 से 7% जितनी बढ़ जाएगी, और इसकी डिमांड जो है वो लगभग 3% जितनी कम हो जाएगी। और अगर आप ये ड्यूटी बढ़ा भी देते हैं 6 से 7%, तो आपको जो एक साल में ड्यूटी जो मिलेगी, जीएसटी जो मिलेगा, वो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन इस 7,000 करोड़ के चक्कर में आप करोड़ों ऐसे जो कपड़ा बनाने वाले उद्योग हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं, खास करके एमएसएमईज जो हैं,
तो उनके लिए एक नई कंपटीशन पैदा होगी कि अब उनको प्राइज में भी डील करना पड़ेगा, मीन्स प्राइज में भी कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो ये चीज आप मत कीजिए, ऐसा उन्होंने एक सुझाव भेजा है। लेकिन अब देखते हैं कि इसके ऊपर सरकार आगे क्या करती है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने तो क्लियरली बता दिया है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा, और लॉजिकली भी देखें तो फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो जीएसटी के लिए और रेवेन्यू के लिए भी सही नहीं है। तो आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वो चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के बारे में। ये डायरेक्टली तो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन, जिसको अगर हमने इम्प्रूव नहीं किया तो फिर हमारी इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट, देखिए ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, राइट, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जिस घर की इनकम ज़्यादा होती है तो वही अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को ट्यूशन्स, एजुकेशन, स्किल्स, ये सारी चीज़ों के क्लासेस करवा सकें। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वो डेवलप हो जाते हैं, राइट, पॉलिश्ड हो जाते हैं सारे एरियाज में। और जितने ज़्यादा डेवलप होंगे तो उतनी ज़्यादा वो इनकम या फिर ग्रोथ कर पाएंगे, और जैसे ग्रोथ आएगा वो डेवलपमेंट होता जाएगा। तो इट्स अ सर्कल, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बजट के बारे में और एजुकेशन के सेक्टर के बारे में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया है कि बजट जो है, ये जो लेटेस्ट बजट जिसको हमने विस्तार से डिस्कस किया था, तो बजट की इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब सरकार जो है, जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में किसी भी प्रकार के जो हमारे डोमेस्टिक रूल्स हैं वो नहीं लगेंगे उन वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ को, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ को, जो हमारे इस गिफ्ट सिटी में अपने इंस्टीट्यूशंस को खोलेंगे। सरकार ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे अलग अलग जो विषय हैं उनको पढ़ाने की छूट दे दी है। कि मीन्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि सरकार जो है वो एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। सिर्फ एक ही रेगुलेशन लगेगा, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है, उनके कुछ जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं वही रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। बाकी जो डोमेस्टिक रूल्स हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर को लगते हुए, वो रूल्स यहाँ पर गिफ्ट सिटी में नहीं लगेंगे। सरकार 5 चीज़ें करना चाहती है। एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन विथ इम्प्रूव्ड क्वालिटी, एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना चाहती है। फिर स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम और ड्यू इंडस्ट्री लिंकेजेस, के आपकी स्किल जो है वो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हो, आपको जो सिखाया जा रहा है वो प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज को, जिसकी रिक्वायरमेंट और प्रैक्टिकल लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं इंडस्ट्री में, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप में डेवलप की जाएगी या फिर एक स्टूडेंट में डेवलप की जाएगी। इसी के साथ साथ जो इंडिया का एक एंशिएंट एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है अर्बन प्लानिंग और डिज़ाइन में, वो चीज़ें एजुकेशन में ऐड की जाएगी। एक पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, AVGV, उसको भी यहाँ पर सिखाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों को एक नई स्किल मिले, नई एजुकेशन मिले, खास करके यंगस्टर्स को, और फिर वो इस क्षेत्र में काम कर सके AVGV में। ये इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट करके सरकार जो है वो 2 बड़ी चीज़ें करना चाहती है। नंबर 1, हायर क्वालिटी एजुकेशन जो है ना वो सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, चाहे वो एक गांव का लड़का हो, गरीब लड़का हो, दलित हो, बैकवर्ड कम्युनिटी से हो, या फिर कोई ट्राइबल कम्युनिटी से हो, तो सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले। दूसरी चीज़, जो हमारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहता है वो है सीट्स का। तो सरकार ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट करके यहाँ पर ये भी करना चाहती है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है उनकी सीट्स और इंस्टीट्यूशंस में किसी भी प्रकार की सीट्स की शॉर्टेज ना हो। तो ये भी एक बड़ा सपना जो है वो सरकार करना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि लॉकडाउन के टाइम पर जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसकी इम्पैक्ट एजुकेशन के ऊपर अच्छी रही है, नो डाउट, राइट। ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो जितने बच्चे पढ़ पाए हैं उतने बच्चे नहीं पढ़ पाते। As we all know, there is a digital divide in our country. हर किसी परिवार के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर किसी के पास इंडिविजुअल लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स नहीं है, या फिर टैबलेट्स नहीं है। तो तकलीफें तो बहुत हुई, दिक्कतें भी हुई, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जितना हो सकता था वो सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर्स ने भी की, स्टूडेंट्स ने भी की, पेरेंट्स ने भी की।
तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ सरकार ने ई विद्या, 1+1 चैनल, डिजिटल लैब्स, डिजिटल यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी स्टार्ट कर दी थी। अगर आप एडिटोरियल एंड एनालिसिस सीरीज को फॉलो करते हैं तो वेंकैया नायडू साहब ने एक आर्टिकल लिखा था मदर टंग के बारे में, मदर लैंग्वेज के बारे में, और उसको मैंने विस्तार से आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है देन आई एम श्योर यू नो द फैक्ट कि मदर टंग में एजुकेशन जो है वो प्राप्त करना कितना इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जो है वो सबसे बेस्ट अपनी मदर टंग में होता है। और ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे एजुकेशन सेक्टर में तो इवेंचुअली क्या होगा, अब इकोनॉमी का पार्ट आता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए, एक यंग देश जैसे हमारा देश भारत है, एंड आई एम श्योर यू ऑल आर इन योर अर्ली 20s, तो आपकी क्या डिमांड, आपके क्या सपने होते हैं, राइट? आपको लेट्स से अगर लड़का है तो नया बाइक चाहिए, या फिर अगर लड़की है तो नया मोपेड चाहिए, या फिर कार चाहिए, राइट? ये एस्पिरेशंस होते हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेटेस्ट फोन्स चाहिए आपको। फिर थोड़ी अगर एज बड़ी है, लेट्स से 25+ है, 30 के आसपास हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि एक नए शहर में फ्लैट खरीदे या फिर एक घर खरीदें, अच्छी जॉब हो या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सके, कपड़े खरीदें। तो ये सारे एस्पिरेशंस हैं। ये यंगस्टर्स जो होते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें चाहिए और इसमें कोई गलत बात है भी नहीं। खाना पीना, ये सारे बाहर जाना, बाहर घूमना, ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें। तो जिस देश में, जिस अर्थव्यवस्था में ज़्यादा यंगस्टर्स होते हैं तो वहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के फलने फूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए इनके पास जॉब भी होनी चाहिए, इनके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इनके पास स्किल्स होनी चाहिए, इनके पास प्रोफेशन की जो भी नॉलेज है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और वो सारी चीज़ें तब हो पाएगी जब उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा। व्हेन आई से प्रॉपर एजुकेशन, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, जेन्युइन रियल एजुकेशन जब उनके पास होगा तब ये सारी चीज़ें वो कर पाएंगे। तो जब एक परिवार में 1-2 लड़के लड़की जो हैं वो पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और अच्छी जॉब उनको मिल जाती है या फिर अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो परिवार जो है उसकी ओवरऑल इनकम बढ़ती है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं उनको राइट क्वालिटी का एजुकेशन मिल जाए, तो फिर उनकी स्किल्स मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, तो फिर वो भी प्रोडक्टिव बन जाएंगे। और जब वो प्रोडक्टिव बनेंगे तो ओवरऑल जीडीपी भी इंक्रीज होगी। तो इससे होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड कि आपके जो यंगस्टर्स हैं उन यंगस्टर्स से देश को, समाज को एक डिविडेंड मिले, कुछ रिटर्न में मिले। तो दैट्स व्हाट डेमोग्राफिक डिविडेंड इज ऑल अबाउट। दिस इज इन वन ऑफ द मोस्ट सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो एजुकेशन के बारे में मीन्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो फाइनल सॉल्यूशन है दैट इज एजुकेशन। तो इसी चीज़ को हम करना। और मेरा मानना यह है कि जब फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आएगी हमारे देश में, तो हमारे देश की जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक डायरेक्टली एक बड़ा कॉम्पिटिटर मिल जाएगा। इट्स लाइक एक एरिया में अगर एक शहर है तो एक बब्बर शहर आएगा तो फिर उसको डायरेक्ट कंपटीशन मिलेगी। सेम थिंग विल हैपन विद दिस इंस्टीट्यूशंस एज वेल। तो फिर वो भी इंप्रूव करेंगे। और कंपटीशन से हमेशा फायदा जो है ना वो एंड कस्टमर का होता है। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। मूविंग ऑन, गेट टैक्स रेडी फॉर डिजिटल मनी। अप्रैल में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है और इसकी इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर होपफुली पॉजिटिव हो सकती है। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी इजी, लेकिन हमारे देश में रुपए, पेटीएम, भीम, ये कुछ फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और कोविड के टाइम पर हमने देखा, कई बार बात भी की है हमने, कि कोविड की वजह से डिजिटल पेमेंट का एडॉप्शन जो है वो काफ़ी एक्सेलरेट हुआ है। अब अगर हम ई रुपी जो है या फिर डिजिटल रुपी को प्रमोट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल हर कोई करे, तो उसके लिए बिजनेसेस को आपको रेडी करना पड़ेगा। जब तक बिजनेसेस इसका इस्तेमाल नहीं करने लगेंगे तब तक ये पिकअप नहीं पकड़ेगा। बहुत सारे देश जैसे कि बहामास हैं, चाइना है, तो उन्होंने ऑलरेडी अपना ये डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च कर दिया है, अपना डिजिटल कॉइन, डिजिटल पैसे लॉन्च कर दिए हैं। स्वीडन और थाईलैंड जो है वो आज इसकी तैयारी कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। अब हमारे देश में जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो जो टैक्स कंप्लायंस हैं कि टैक्स आपको जो पे करना है, जो टैक्स कंप्लायंस, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं उनको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। टैक्स अथॉरिटीज़ को इसकी नॉलेज होनी चाहिए और कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है, क्या रूल्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी उनके पास ऐसा अप टू डेट स्टाफ होना चाहिए।
फिर ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी होगी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ये सही रहेगा, क्योंकि किसी जगह पर बड़ा पेमेंट करना है या फिर सप्लाई चेन को थोड़ा और स्मूथ बनाना है, पेमेंट की वजह से चीज़ें जो हैं वो अटक ना जाए, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी इसका फ़ायदा हो सकता है। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑडिट ट्रेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये सही रहेगा। डिजिटल करेंसी की दूसरी जो खास बात है कि आपको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। तो सिर्फ कस्टमर्स और बिजनेसेस के लिए नहीं, जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, उनके लिए नहीं, लेकिन इसी के साथ साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो टैक्स अथॉरिटीज भी उनके ऊपर नजर रख पाएगी। नॉट लाइक स्पाइंग जैसी बात नहीं है, लेकिन आपका जो टैक्स ऑडिट करना है वो बहुत ही क्विक हो जाएगा। तो ओवरऑल प्रोसेस जो है टैक्स की वो भी इजी हो जाएगी। फिर टैक्स को मीन्स कलेक्ट करने की और ऑडिट करने की प्रोसेस इजी हो जाएगी। फिर ब्लैक मनी का जनरेशन जो है वो कम हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन जो है वो कम हो पाएगा, और टैक्स इवेजन को कॉम्बैट करना जो है वो सरकार के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। चाइना में आज एवरेज पॉपुलेशन जो है वो हमसे थोड़ी ज़्यादा एजेड है, राइट, रफली 45 प्लस लोग जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो चाइना में जो एल्डरली लोग हैं तो वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो अब हमें चाहिए कि हमारे देश में जो एल्डरली लोग हैं उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा, यूज़र फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकें। फिर प्रश्न उठता है डेटा का, इससे डेटा भी जनरेट होगा, तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये डेटा जो है इसमें प्राइवेसी मेंटेन रहें। और अगर हम दूसरे लोगों के साथ, दूसरे देशों के साथ ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनका अधिकार, उनकी जो प्राइवेसी है उसका वायोलेशन ना हो, इसको लेकर भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो वी हैव टू फेस, लेकिन सरकार इसको लॉन्च करने ही वाली है, तो लेट्स होप कि धीरे धीरे चैलेंजेस आएंगे। और जीएसटी जैसे लॉन्च हुआ था, मुझे याद आ रहा है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए, अप डाउन्स बहुत हुए, लेकिन फाइनली अब सक्सेस की तरफ और मैच्योरिटी की तरफ जीएसटी आगे बढ़ रहा है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है इनका नाम है अमिताभ कांत, और ये नीति आयोग के सीईओ हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 9.2% से ग्रो हो रही है, और आने वाले सालों में भी यही रेट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो सरकार ने कुछ सनराइज सेक्टर्स के लिए अनाउंस की है, तो इसकी वजह से आने वाले 5 सालों के अंदर हमारे देश में $520 बिलियन का आउटपुट जनरेट होगा, और इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट भी बन पाएगी। उन्होंने कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स के बारे में बात की, जैसे कि सरकार ने जीएसटी को लॉन्च किया, इंप्लीमेंट करवाया, फिर आईबीसी, फिर कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया। तो ये कुछ मैक्रो लेवल पर सरकार ने चेंजेस किए, जिसके फायदे धीरे धीरे हमें नजर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सरकार जो है वो खुद इन्वेस्ट कर रही है। सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वेस्ट करें। तो कुछ बड़ी बड़ी स्कीम्स जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मोनिटाइजेशन पाइपलाइन, फिर पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया है। तो इसकी वजह से भारत की जो शकल है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो हमेशा के लिए बदलेगी। आज हमारे देश में कुछ 814 मिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और 85 यूनिकॉर्न्स हमारे देश में है। वो कंपनी जिसकी वो स्टार्टअप पर्टिकुलरली प्रिसाइसली जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न्स। तो ऐसी 85 यूनिकॉर्न्स हमारे देश में हैं। और कोविड की वजह से चैलेंजेस तो आए, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हुई हैं, नो डाउट अबाउट इट। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। इजी टू अंडरस्टैंड सारे टॉपिक्स थे आई बिलीव। और कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक नया प्रश्न है, स्वयं जो है वो किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, एमएसएमई, एविएशन, एजुकेशन या हेल्थ? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, स्टिक योर आंसर एज वेल एज योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।